हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का साइंस। उसमें भी लाइट वाला जो चैप्टर है, जो फिजिक्स का चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से, और फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर रिफ्लेक्शन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, रिफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसमें मतलब मिरर और लेंस, इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन सबको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है लाइट का रिफ्लेक्ट होना। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मिरर लगा दिया, तो मिरर से ही समझ लेते हैं। ये एक मिरर है हमारा, ये सिल्वरिंग की ग्रे रहती है एक तरफ से, और इसमें इस सरफेस पे एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये हमारी लाइट जो होती है वो इंसिडेंट लाइट होती है, या इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है नॉर्मल, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसके बाद ये सेम एंगल से ये इधर चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये तो हमारा मिरर है। और इस वाले एंगल को क्या बोला जाता है? आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है हमें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पे दो लॉ होते हैं इसके, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट वाला लॉ जो होता है, ये बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग मैं समझाता हूँ। सेम प्लेन का मीनिंग, जैसे ये एक सरफेस हो गया, इस पे ये लाइट आई ऐसे, और ये लाइट जो है दूसरी वाली ऐसे जाएगी, तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक प्लेन की तरह दिखेगा ये। और ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट ऐसे चली जाए, तो ऐसे तो आप देखेंगे तो ये इधर उधर दिखेगा, लेकिन ये इस तरीके से जा रहा है तो एक ही प्लेन में है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ठीक है। हाँ, अब सेकंड लॉ हम लोग लिखते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू the angle of reflection, मीनिंग है इसका साइन आई नहीं, सिंपली आई इक्वल टू आर, ये सेकेंड लॉ था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमें एक समझना होगा, जैसे कि हमारे पास एक हमारे पास स्फेयर है, स्फेरिकल ग्लास है। हम लोगों ने क्या किया है, इसमें यहाँ से सिल्वरिंग करके यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ये एक कट कर लिया इसके पोर्शन को, और इसको हम लोगों ने बाहर से सिल्वरिंग कर दिया है। बाहर से सिल्वरिंग कर दिया, इसको कट करके यहाँ बना सकते हैं, इसको कट करके मैं यहाँ बनाऊंगा। ये, और इसको अंदर की तरफ से सिल्वरिंग कर देंगे। इसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर होगा, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा जो होगा ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ होता है, और ये है कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये कैसा है। इसको कंपास से बनाते हैं कॉपी में, तो यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे ही मैं इस चीज़ से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा अपना वो इसका तो सेंटर होगा ही। अभी थोड़ी देर से हम लोग इसके बारे में और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें और होती हैं। और ये वाला जो है ऐसे बना दिया, इसका भी अपना सेंटर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैंने यहाँ बना दिया। तो ये एक स्फेयर के ही पार्ट होते हैं, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। और ये वाला जो था हमारा मिरर था, लेकिन ये प्लेन मिरर था, क्योंकि इसका सरफेस प्लेन था, इसका सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए ये स्फेरिकल मिरर है, और कोई ज़्यादा उसका वो नहीं है। तो यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसमें से किसी एक का एग्जांपल ले लेंगे। मेनली कॉनकेव से ही समझा जाता है, तो यहाँ पे मैं कॉनकेव ऐसे बनाता हूँ। इसका अपना सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और ये वाली जो लाइन है और ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो पोल से जो जाने वाली लाइन होती है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा सेंटर हो जाता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के और ये पोल तक की डिस्टेंस जो होती है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, इसको पहले तो फोकस बोला जाता है, इसको सेंटर को C से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है हाफ ऑफ द, ये हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। मतलब ये वाला हमारा फोकल लेंथ हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा पोल हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको एपर्चर बोला जाता है। तो उसके बारे में मैंने पूछा नहीं जाता है ये सब, ये इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें रेज़ जो होती हैं, लाइट की रेज़, वो किस तरीके से आती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रूल्स फॉर द रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे। रूल्स फॉर रे डायग्राम। कौन से रूल्स होते हैं? तो फर्स्ट रूल क्या होता है, लाइट, या ऐसे लिख सकते हैं रेज coming parallel to principal axis after reflection passed through focus, ठीक है। यहाँ पे है रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइट आएगी उसके एक्सिस से नहीं, एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये वाली इसके पैरेलल आई तो यहाँ के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। तो सेंटर से ये जो होगा ये वाला हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमारा आई हो जाएगा, और इसके बाद ये हमारा F है, तो ये सेम एंगल फॉर्म करके ये लाइट इधर चली जाएगी। ये लाइट इधर से आई और इधर चली जाएगी, तो ये वाला हमारा R हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जो भी लाइट पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी। ये फर्स्ट रूल हो गया, इसको फर्स्ट रूल बोलेंगे। अब सेकंड रूल देखते हैं कि सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल में ये होगा कि कोई भी लाइट यदि अब यहाँ से फोकस से स्टार्ट होती है, पहले सेंटर वाला देख लेते हैं। सेकंड है लाइट पास थ्रू सेंटर, लाइट पास्ड
थ्रू सेंटर रिफ्लेक्ट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग समझते हैं। ये हमारा जैसे ये सेंटर है, सेंटर से जाने वाली जो लाइट होगी, जैसे ये हमारा एक मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट ये इधर जा रही है और ये पीछे बढ़ाने पे सेंटर से मिलेगी तो ये यहाँ जाएगी और ये इसी लाइन से वापस आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ, जो सेंटर से जो लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम लोग समझते हैं आगे थर्ड रूल क्या होता है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में ये है लाइट पास थ्रू पोल then reflect back, then reflect at same angle, क्या मीनिंग है फिगर से समझ आ जाता है। ये हमारा सेंटर हुआ और ये हमारा फोकस। तो जैसे कोई भी लाइट मैंने यहाँ पे जला दिया तो यहाँ से ये लाइट बाहर निकलेगी और ये यहाँ के बाद रिफ्लेक्ट हो करके, अच्छा ये वाला ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन तो ऐसा है कि यहाँ पे ये लाइट ऐसे आ रही है पोल के पास, तो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से इधर चली जाएगी। इसका ये वाला है। और फोर्थ वाला वो था जो अभी मैं बना रहा था, फोर्थ वाला वो था जिसको क्या बोल सकते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस, लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस after reflection it become parallel to principal axis। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अब फिगर इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए समझते हैं, ये यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई लाइट, जो इसका फोकस वाला पॉइंट है, इस पे कोई लाइट जला दी तो यहाँ से ये लाइट निकलेगी और इस पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जा कर के फिर यहाँ पे ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ये यहाँ से निकलेगी,
तो ये आगे जा कर के पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये 4 रूल्स जो हुए ये हमें हेल्प करेंगे आगे के रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें ना मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, तो हमें इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज का साइज़ फाइंड आउट करना होगा। तो वो हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम से ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि कितनी सिचुएशंस हो सकती है। उसके लिए यहाँ पे एक फिर से मिरर बनाता हूँ मैं। तो ये रहा इसका फोकस, ये रहा सेंटर और इधर तो इन्फिनिटी। तो एक सिचुएशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख दें, ठीक है, इन्फिनिटी के पास रख दे। और एक हो सकता है, तो ये फर्स्ट वाला पोजीशन हो गया कि इन्फिनिटी पे रख दिया। सेकंड वाला पोजीशन ये होगा कि ये सेंटर और ये इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे कहीं रख देंगे, तो ये सेकंड वाला सिचुएशन हो जाएगी। और एक है जो इस पे सेंटर पे ही रख दिया जाए, तो ये थर्ड सिचुएशन हो जाएगी। सेंटर ऑफ एफ के बीच में रख दिया जाए, ये फोर्थ सिचुएशन हो जाएगी। और फोकस के ऊपर रख दिया जाए, ये फिफ्थ सिचुएशन हो जाएगी। और यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, तो ये सिक्स सिचुएशन हो जाएगी। अब टोटल इसमें कॉनकेव मिरर में 6 सिचुएशन होती है, तो इनको हम लोग अलग अलग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स में 2 ही केस होते हैं, तो उनको देख लेंगे और पूरा हमारा यहाँ पे रे डायग्राम्स फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इसके मिरर के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस ज़्यादा दूर होगा, तो उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ये वाला हमारा फोकस है, ये वाला सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को इसमें हमें रखना है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे मतलब ये ऐसे पैरेलल लाइन आएगी, तो ये फोकस से चली जाएगी और इधर से भी जो लाइट आएगी वो फोकस से ही चली जाएगी। अब दोनों का कटिंग पॉइंट फोकस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर में फर्स्ट में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। तो पोजीशन बताना होगा, तो पोजीशन कहाँ पे होगा। दूसरा साइज क्या होगा, तीसरा नेचर क्या होगा। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो साइज तो हमें दिख रहा है कि स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। और पोजीशन तो हमें दिख ही रहा है कि फोकस के ऊपर होगा, एट फोकस। और इसमें साइज वेरी स्मॉल, पॉइंट लाइक, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसको मिटाता नहीं हूँ। ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है इसमें, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। सेकेंड वाली सिचुएशन हो जाएगी।
अब रखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका सेंटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ से लाइट ये जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी, और दूसरी लाइट जो है वो सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आ जाएगी। यहाँ पे ये सेंटर से जा रही है और इसी लाइंस के थ्रू वापस भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कट होकर के बन रहा है, तो ये हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये वाला हमारा इमेज हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक भी दिखेंगे हम लोग इसका कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, और दूसरा हम लोग देखेंगे साइज क्या है, और तीसरा हम लोग देखेंगे नेचर क्या है। तो पोजीशन सबसे पहले नंबर में देख रहे हैं, सी और एफ के बीच में है, इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर एंड एफ। साइज स्मॉल दिख रहा है, और ये तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज़ दिख रहा है। थर्ड वाला केस है ऑब्जेक्ट एट सेंटर, सेंटर पे रखना है ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर में हम लोग मिरर फॉर्म करेंगे और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे कि ये सेंटर पे है, ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये हमारा सेंटर होगा। तो सेंटर के ऊपर ही हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ से लाइट जाएगी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से चली जाएगी, और दूसरी लाइट जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है यहाँ पे जाने के बाद। सेंटर को यहाँ पे बना दिया, ये बन गया इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फर्स्ट उसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन तो हमें दिख रहा है एट सेंटर, सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा। दूसरा साइज, साइज भी सेम साइज का होगा, वो तो दिख ही रहा है हमें। थर्ड नेचर, नेचर रियल में कट हो रहा है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस कौन सा होगा, फोर्थ केस है हमारा, इसके बाद ये सी और एफ के बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो उसके लिए हम फिगर बनाते हैं। अभी हम लोग कॉन्केव की ही बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स देखेंगे। कॉन्वेक्स में दो ही केस होते हैं, एक फाइनाइट का केस होता है, एक इनफाइनाइट का केस होता है। इसमें ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, तो ये रख दिया। एक लाइट यहाँ से जाएगी और ये फोकस से चली जाएगी इधर, और दूसरी लाइट जो है सेंटर से जाते हुए यहाँ से ये सेंटर से जाएगी इधर, और ये इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है यहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे इमेज ये वाला। तो इसमें एरो ज़रूर दिखाना होगा कि किधर से किधर लाइट जा रही है।
इसमें क्या है, फर्स्ट वाला पोजीशन, दूसरा साइज, तीसरा नेचर। तो पोजीशन तो हमें दिख रहा है, बिहाइंड द सेंटर बोल सकते हैं, बिहाइंड द सेंटर। साइज हमें दिख रहा है, इनलार्ज। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद वाली सिचुएशन कौन सी थी? इसके बाद हम लोगों को एफ पे रखना होगा उसको। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, एफ पे रखना होगा। साइज पोजीशन तो बताना ही होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे कर दिया। इसके बाद हमें फोकस, ये रहा, फोकस के ऊपर ही तो रखना है हमें। और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से ये लाइट गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर से चली गई। इसके बाद हमें ये वाली लाइट यहाँ से जाएगी और ये इधर रिफ्लेक्ट होकर के इधर, तो ये इधर गई और इधर आ गई। तो दोनों पैरेलल हो गए, तो जा कर के ये इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? एट इन्फिनिटी। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो वो इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। साइज हमें नहीं पता, तो यहाँ पे इनलार्ज लिख देंगे। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद वाला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस होगा, जिसमें हम लोग फोकस और पोल के बीच, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, क्योंकि इसमें ना वर्चुअल बनता है, इसीलिए। तो ये अपना कॉनकेव मिरर का एक ही केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल बनता है। यहाँ पे ये एफ हो गया, यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा, ये लाइट ऐसे गई और ये फोकस से होते हुए इधर चली गई। इसके बाद यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर से एक लाइट जाएगी और ये इधर से वापस आ जाएगी। तो इसको जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मिल करके ये इमेज को फॉर्म करेगा। तो पोजीशन दिख रहा है बिहाइंड द मिरर, साइज इनलार्ज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो 6 केसेस थे टोटल, ये थर्ड, ये तो लास्ट केस था ना, ये तो 6 था, और ये वाला 5th केस था। वो इसको मिटाया नहीं था मैंने, इसलिए वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग कॉनकेव का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमने। अब कॉन्वेक्स का देखते हैं। कॉन्वेक्स में तो 2 ही केस होते हैं। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। ये तो कैमरा ही हिल गया। कॉन्वेक्स मिरर, लेंस नहीं मिरर।
अभी हम लोग मिरर की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये ऐसे बनाया, इसकी कलरिंग जो होती है वो इनर में होती है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे रखी रहेगी ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे आएगा लाइट, इसका अपना फोकस यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे होगा। ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ मिलेगी। इसी तरह से दूसरी वाली लाइट इधर से आएगी और ये भी इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसमें पोजीशन एट फोकस, साइज, नेचर। तो पोजीशन दिख रहा है हमें एट फोकस, साइज स्मॉल, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और इसके बाद सेकंड केस क्या है इसमें का? सेकंड केस है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मीनिंग है कि जो हमें पता है कि कौन से डिस्टेंस पे इसको रखा गया है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। ये लाइट इधर से गई और इसके फोकस से जाते हुए ये इधर चली जाएगी और दूसरी वाली लाइट, इसके ना दो तरीके हो सकते हैं। एक डायरेक्ट हम लोग सेंटर से भेज सकते हैं और दूसरा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये लाइट इधर गई और ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के इधर हो गई, जो हमने रूल्स देखा था उसी में। तो यहाँ पे कट हो रहा है तो यहाँ पे ये बन गया। पोजीशन क्या होगा? तो ये तो हमें दिख रहा है बिहाइंड द मिरर। साइज, साइज तो स्मॉल है। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। जल्दी से जल्दी साइन कन्वेंशन देखेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन देखने के बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। साइन कन्वेंशन कोई ज़्यादा वो नहीं है बट इम्पोर्टेंट तो है, उसको समझना इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में आता है ना, तो फिर इसको समझना इजी है। और कोऑर्डिनेट तो आता ही है, उसमें क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, एक ये वाला एक्स डैश होता है माइनस एक्स वाला, और यहाँ पे ऊपर में वाई एक्सिस और ये वाला वाई डैश होता है। ये हमारा पोल है। तो पोल से जो डिस्टेंस, जो इधर के तरफ डिस्टेंस मेजर, पहले तो इसका फर्स्ट है ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो इधर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ जो हुई होगा वो नेगेटिव होगा। जो ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। अब वो नीचे इधर भी हो सकता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें इस पोल से इधर डिस्टेंस लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ डिस्टेंस लेंगे तो वाई नेगेटिव वाला होता है। तो इसमें अब ये जो है ना, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों, ये ऊपर नीचे वाला, और ये डिस्टेंस को, जैसे इमेज डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हो जाता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट सपोज करें कि ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो होगी इसको हम लोग बोलते हैं u से डिनोट किया जाता है। u क्या होता है और v क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होता है इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को मिरर फॉर्मूला देखना है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपना फॉलो करते रहना है। ये v और u के बारे में है। f तो हमें पता ही है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब एक मैग्नीफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को m से इंडिकेट किया जाता है, और ये रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इक्वल टू HI/HO। अब ये HI क्या है? तो इमेज की हाइट है, और HO क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और एक चीज़, ये मैग्नीफिकेशन जो होता है m इक्वल टू -v/u होता है, और ये HI/HO होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वाले इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस में, तो देखेंगे हम लोग। ये साइन कन्वेंशन इजीली समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। NCERT के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सरसाइज में भी हैं। तो देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर ए रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 10.1, पेज नंबर है, पेज नंबर नहीं लिखा क्या? पता नहीं, इसमें पेज नंबर नहीं दिया है। नहीं, 170 पेज नंबर है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर में देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, मतलब r की वैल्यू हमें गिवन है। पहले तो देखते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें इससे क्लियर हो गया कि f जो होगा, इसका f किधर की तरफ होगा? राइट साइड की तरफ होगा। इसका f राइट साइड की तरफ होगा, इधर होगा। तो ये हमें सीधे क्लियर है कि ये f की वैल्यू होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, नहीं 3 मीटर, 3 मीटर। तो इस तरह से f की वैल्यू हो जाएगी 3/2, मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। और u की वैल्यू हमें गिवन है,
u तो ऑलवेज माइनस में होता है क्योंकि उसको लेफ़्ट साइड में ही रखा जाता है। तो u की वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है। और हमें v फाइंड आउट करना है और हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, m भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर में इधर लिखेंगे इसका मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो 1/v हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/f - 1/u यहाँ पे कर दिया। 1/f की वैल्यू है 1.5 - 1/, ये 5 हो जाएगा, 5 है, हाँ ठीक है। और वो भी -5 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 1.15 + 1/5, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऊपर 10/15 + 1/5, यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये 15 एलसीएम हो गया। तो ये 10 + 3, तो ये 13/15, इस तरह से 1/v = 13/15, तो v = 15/13, तो ये यहाँ से आ गया 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 1 पॉइंट यहाँ पे बचेगा 20, तो 1 और उसके बाद 70, 1.15 मीटर आ गया आंसर। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब कि वो राइट साइड में बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए -v/u चाहिए हमें, तो -v, तो -v मतलब -15/13 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5/1 हो जाएगा। तो -15/13 1/5, 5 3 जा, तो -3/13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, और इसके बाद वाला भी न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होगा। सभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, फिर इसके बाद मैग्नीफिकेशन पूछेगा तो मैग्नीफिकेशन लगाना होगा। और इजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही इजी है। ऐसे 10th क्लास के हर चैप्टर ही इजी हैं, बट समझना होता है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें ये सब क्लियर हो गया। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट कर दिया। किसी किसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रा हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू।